Hello to everyone, welcome back to my channel. Today we are going to cover very important topic on microeconomics and macroeconomics differences and as well as positive and normative economics differences. And I hope after this आपको topic clear हो जाए and it's belong to chapter 1 topic only. So let's continue it. Here starting with the micro and macro differences, तो मैं आपको दोनों ही चीज़ों के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी. इफ़ एनी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो जैसे कि मैं बताती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस. वाई इट्स कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस. एक्चुअली होता क्या है, चाहे आपका एक कंज्यूमर हो आइदर प्रोड्यूसर हो, ठीक है, दोनों ही लोगों की जो चीज़ें होती हैं मीन्स कंज्यूमर के हिसाब से जो डिमांड होती है या प्रोड्यूसर के हिसाब से सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पर निर्भर करती है. लाइक वाइज कंज्यूमर कुछ भी डिमांड करता है वो उसके प्राइस पर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोडक्ट के स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के चीज़ ले सकता है कि नहीं ले सकता, वो अफोर्डेबल है कि नहीं. तो उसी हिसाब से प्राइस के हिसाब से डिमांड जनरेट होती है कि रीजनेबल प्राइस हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, तो उस हिसाब से लोग डिमांड करते हैं. जबकि दूसरी तरफ देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इसमें सभी चीज़ें लाइक वाइज हम पूरी कंट्री की इनकम देखते हैं, लोगों के पास कितना काम है, अगर नहीं है तो क्या चीज़ें हैं उसमें. तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड होता है वो सब हम इसमें एज अ स्टडी करते हैं. अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, ये डील करता है विद सिंगल यूनिट. मैं आपको बता चुकी हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो स्टडी किया जाता है वो एक इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ होल यूनिट स्टडी किया जाता है. थर्ड पॉइंट आपका इम्प्लाई होता है माइक्रो एक इंटरनल इशू जैसा होता है. जैसे कि कोई भी आपका मान लीजिए इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड, कंपनी, फर्म, कोई भी है, तो सिर्फ उसके अंदर होने वाली जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को जो उसके इंटरनल इश्यूज़ हैं या उसके ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं वो इसमें कंसिडर होते हैं. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सभी चीज़ें ना एक्सटर्नल इश्यूज़ के रिलेट भी इसमें कंसिडर होते हैं, चाहे वो आपके इन्वायरमेंट इश्यूज़ हो, मतलब आसपास की हर चीज़. ऐसा नहीं कि जहाँ आप हैं वही चीज़ कंसिडर होगी, नहीं, कुछ बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिससे आपकी चीज़ें फेरबदल होती हैं, तो वो सब भी इसमें कंसिडर होता है. फोर्थ पॉइंट में आता है जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जबकि मैक्रो पढ़ते वक्त जितने भी माइक्रो के वेरिएबल्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं. फिफ्थ पॉइंट आता है ये स्टडी करता है इंडिविजुअल बेसिस पे. लाइक वाइज एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, हाउस होल्ड हो सकता है, फर्म हो सकती है, मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुकी हूँ. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करता है सब कुछ एज आ होल स्टडी करता है, सबके बारे में करता है, सभी चीज़ें इसमें आती हैं. अब इसका देख लेते हैं कि सिक्स पॉइंट क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम डिटरमाइन करते हैं, जो चीज़ों को मानते हैं वो क्या होता है कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, उसी की डिमांड उसी के सप्लाई पड़ते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, कितने लोग उसे लेना चाहते हैं, ये प्रोड्यूसर के हिसाब से उसको उस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई मार्केट में करनी है, उसको कितना सामान तैयार करना है, आउटपुट, ठीक है. तो ये सिर्फ एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की एक स्टडी होती है. जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन करते हैं टोटल जितनी भी हमारी सम अप करके एग्रीगेट डिमांड बनती है, एग्रीगेट सप्लाई बनती है, वो सभी इसमें कंसिडर की जाती है. ओके, आपके जो लास्ट के इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो है ये आपका जो माइक्रो है वो एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि आपका मैक्रो एक वाइड कंसेप्ट है. वाइड हो गया ना कि काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, नैरो मतलब आप थोड़ा कम लेवल पे चीज़ों को इंडिविजुअली देख रहे हैं, तो वो नैरो कंसेप्ट हो जाता है, मतलब कम. एट्थ पॉइंट आपका आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है विद द प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ वन फर्म ओनली. मीन टू से दैट जैसे यहाँ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए कि वो उसके हिसाब से क्या प्राइस उसको मतलब रखनी है, डिटरमाइन करनी है, इवन उसका क्या आउटपुट रहेगा, तो वो सिर्फ फर्म का एक डिसीजन होता है कि उसको क्या प्राइस तय करने हैं और कितना उसको आउटपुट रेडी करना है, तो वो उसके बारे में हो गया. जबकि इधर क्या होता है दूसरी साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि ये कंसर्न करता है विद जनरल प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट सप्लाई. मीन टू से दैट जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि आपका जनरली कंट्री में क्या प्राइस का लेवल है. हो सकता है इन्फ्लेशन हो सकता है डिफ्लेशन हो. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग चीज़ें ऐसे सुधारने की कोशिश करते हैं कि महंगाई में थोड़ा सा हम उसको कम कर पाएँ. और जब ज़्यादा डिफ्लेशन है, बिल्कुल मंदा होता है सब कुछ, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा वैल्यू कम हो रही है, प्राइस लेवल बहुत डाउन जा रहा है, तो हम उसको कैसे थोड़ा सा ऊपर ला सकें. तो ये इस तरीके की सिचुएशंस में स्टडी करता है. और साथ ही एग्रीगेट आउटपुट हो गया, मीन्स आपकी कंट्री में कितना आउटपुट होना चाहिए या इवन कितना है, जिसके बेसिस पर आपका जीडीपी कंसिडर होता है कंट्री का. ओके,
आपकी कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, वो जीडीपी बेसिस पे ही जज की जाती है और वो लेवल ऑफ आउटपुट से डिटरमाइन होती है। आपका लास्ट पॉइंट आता है इसमें, वाइटल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी पढ़ी जाती है। सीधी सी बात है, आप इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, वो क्या चीज़ें करेगा। जैसे कंज्यूमर हो गया, उसकी क्या डिमांड रहेगी, तो वो एक कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी क्या होगी, जैसे प्रोड्यूसर क्या सप्लाई करना चाहता है, वो प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी में आता है। लाइकवाइज अब आपका मैक्रो में क्या आता है, वाइटल कंसेप्ट में आप इसमें इक्विलिब्रियम में, डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी पढ़ते हैं। मीन्स आप अपनी इकोनॉमी में कैसे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर डिसइक्विलिब्रियम जैसे सिचुएशन है, ये कहीं बैलेंस नहीं है, तो आप उसको कंट्रोलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये टॉपिक माइक्रो मैक्रो का डिफरेंसेस कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब आपका नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो कि है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें हम आ जाते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है, मैं वन बाय वन आपको पॉइंट क्लियर करती चलूँगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इज़ रियलिटी। मीन्स होता है कि आप जो भी पॉजिटिव मीन्स कोई भी चीज़ है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सच है, तो वो आप किस बिहेव पे जज करते हैं, किस चीज़ पे बेसिस पे जज करते हैं कि क्या फैक्ट एंड फिगर्स में ये सब चीज़ें हैं। जो भी फैक्ट एंड फिगर में स्टेटेड की गई हैं वो सभी आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि मैं बोल दूँ, आपकी कंट्री का मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 3.54%, तो आप वो चीज़ को मानते हैं। अगर मैं कह दूँ कि नहीं कुछ और है रेट, लाइकवाइज 4.54 समथिंग है, तो आप एकदम से मुझे पकड़ लेंगे कि अरे 4.54 तो नहीं है, 3.54 है, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। तो ये सब फैक्ट्स एंड फिगर शोज़ होती हैं, तो आप इसको ना इजीली जज कर पाते हैं। तो ये चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है, नॉर्मेटिव इज़ अबाउट what ought to be and how things should be operate। मीन्स टू से कि ये बताते हैं, फैक्ट एंड फिगर तो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है, ये बताते हैं क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कैसी हो सकती थी वो बेहतर होती। तो एक तरीके से ना ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि 4.54 इन्फ्लेशन रेट है, तो बोलते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, तो 3.54 होना चाहिए, लाइक कुछ ऐसा, मतलब तो ये अपने चीज़ों का राय देते हैं, ये उस बेसिस पर होता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका यहाँ पे डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम एक अंदाज़ा आज भी लगा के चलते हैं कि आने वाले टाइम में महंगाई होगी, मंदी होगी, चीज़ें सिचुएशन देखते हैं या पुरानी चीज़ों में क्या चीज़ें रही हैं, तो हम ना सब चीज़ें लेके चलते हैं कि इस भी जैसे हमारी आज के डेट में मानते हैं कि आने वाले टाइम में कह रहे हैं महंगाई होगी, तो गवर्नमेंट ना मान के चलती है कि देखिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें बार में रखनी है, इससे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं जानी चाहिए, तो हमें नुकसान होगा। ये सभी चीज़ें ना मतलब फैक्ट बेसिस पे होती हैं, सब कुछ कैलकुलेट होता है, फैक्ट एंड फिगर बेसिस पे होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, नॉर्मेटिव में ये डील करता है, एक ओपिनियन होता है इकोनॉमिस्ट का कि वो इकोनॉमिक इशूज़ से रिलेटेड उसकी क्या राय है। सिर्फ हम इसमें नॉर्मेटिव में ये पढ़ते हैं। थर्ड इसका पॉइंट आता है स्टेटमेंट कैन बी टर्म्ड एज ट्रू एंड फॉल्स एंड कैन बी वेरीफाइड। जैसे कि मैं बता चुकी, हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें आप बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका इन्फ्लेशन रेट 3.54 है, तो आप मुझे ईजिली चेक कर पाएंगे, अच्छा मैं सच बोल रही हूँ, ये हो सकता है ट्रू हो, इवन इट कैन बी फॉल्स, तो आराम से आप वेरीफाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ कि 4.54 है लेकिन नहीं इट शुड बी 3.54, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आप गलत बोल रहे हो, सही हो, मैंने तो जस्ट एक ओपिनियन दिया है, ओके। तो ये वेरीफाइड नहीं हो सकता, ये जस्ट मतलब इमेजिनरी है, कोई एक्चुअल चीज़ नहीं बोल रही, जस्ट एक राय है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट हैपनिंग, मतलब व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन, ये सब उसके बारे में बताता है। लेकिन जो आपका इसके साथ इसका नॉर्मेटिव है, सॉरी, तो नॉर्मेटिव में बताता है कि ये आपका सल्यूशन देता है, ये आपको बेहतर के लिए कुछ बताता है, कि एक तरीके से सल्यूशन देता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि 4.54 है, तो ये बता रहे हैं इन्फ्लेशन को कि आप कम कर दो, बेहतर होगा हमारे लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा, कैसे कर सकते हैं वो सभी ये ओपिनियन देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ इसमें आती है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव का, इट हैज़ पॉजिटिव करेक्टर। तो पॉजिटिव करेक्टर तो हो क्योंकि वो जो है वही है, उसको एक ऐसा पॉजिटिव करेक्टर माना जाता है। जबकि
इसका नेक्स्ट इट मेक डिफरेंसेस बिटवीन गुड एंड बैड। देखिए ये आप आराम से ना नॉर्मेटिव के बेसिस से बता सकते हैं ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो कहोगे नहीं इसको कम करो ये हमारे लिए सही नहीं है। जैसे अब मान लीजिए कि थोड़ा सा रेट कम चल रहा है तो कहेंगे नहीं हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। देखिए कुछ लोग इसको ले सकते हैं, अब परचेजिंग उनकी अच्छी हो सकती है, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी लोगों की। तो ये इस तरीके की राय देता है। तो गुड और बैड का डिफरेंसेस आप ईजिली बना पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, आप इजीली इससे समझ पाएंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। जैसे एग्जाम्पल पॉजिटिव का है 25% ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मीन टू से दैट मैं बता रही हूँ कि 25% जो पॉपुलेशन का है वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा जो होती है उससे नीचे है। तो आप समझ पाएंगे हाँ कि 25% हमारी पॉपुलेशन का मतलब गरीबी से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से भी बिलो है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, जैसे कि इसी को मैंने साथ में रख के समझाया कि गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू इरेडिकेट पॉवर्टी। यहाँ मैंने बोला है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने चाहिए जिससे वो पॉवर्टी को दूर कर सके। तो देखिए मैंने यहाँ कोई फैक्ट एंड फिगर्स देखिए, मैंने जस्ट एक ओपिनियन रखा है। मैं सही भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, हो सकता है चीज़ें अगर करने चलें तो उसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी हों, कुछ बुरे इम्पैक्ट्स भी हो। तो इट्स जस्ट इन सजेशन, ओके। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन आपका इधर इकोनॉमी में 3.48 लेट कर लेते हैं कि ये है, तो ये तो एक्चुअल फिगर हो गई कि हाँ जी रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक आपकी इकोनॉमी का 3.48 है। बट आप दूसरी तरफ देखें, मैं एक नॉर्मेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट एक्सीड 6% पर एनम। कहने का मतलब है जो रेट का इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में कभी भी 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए एनुअली, अदरवाइज इसके बैड इम्पैक्ट्स होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ आपको बहुत कोशिश की है समझाने की, दोनों ही टॉपिक्स को एक अच्छे बेसिस पे मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाई हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है और मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, बाय।